ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण शाखा ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हम मानव भूगोल से संबंधित दो महत्वपूर्ण शाखाओं जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तथा फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जान चुके हैं और इन दो प्रमुख शाखाओं के बाद में हम आज जानेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि हमने पहले के दो पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जर्मनी और फ्रांस में मानव भूगोल को एक विज्ञान की पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया जा चुका था और ब्रिटेन के भूगोलवेताओं का मानव भूगोल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने न केवल मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का विस्तार किया बल्कि यहाँ के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाओं, जिसमें हम मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, नगरीय भूगोल इत्यादि के विकास में यहाँ के ज्योग्राफर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यदि हम बात करें कि ब्रिटेन के वे कौन कौन से ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने मानव भूगोल तथा मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो हम सबसे पहले नाम लेंगे अल्फ्रेड जे मैकिंडर, E.W. ब्राइन, P.N. रॉक्सबी, S.J. फ्लेवर, M.I. न्यूबिगिन, C.D. फोर्ड, I.E. डिकिंसन, डंडले स्टाम, पैट्रिक गेडिस, लुई ममफोर्ड, C.V. फॉसेट, A. स्मेल्स, पीटर हेगेट, जॉन आई क्लार्क जैसे ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल तथा मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि और भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जिसका नाम हमने अभी लिया है, इन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यदि हम ब्रिटेन के महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं का उल्लेख करना चाहेंगे तो इस क्रम में सबसे पहला हम नाम लेना चाहेंगे अल्फ्रेड जे मैकिंडर का, जो कि 1861 से 1947 ईस्वी के बीच में इनका काल माना जाता है। मैकिंडर महोदय भूगोल की ब्रिटिश स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के संस्थापक माने जाते हैं और ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। मैकिंडर महोदय ऐसा मानते थे कि जो भूगोल है वह मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञानों के मध्य का सेतु है तथा उनके अनुसार भूगोल को सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा अपनी पैठ बनानी चाहिए। यानी कि उन्होंने मानव भूगोल को भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानते हुए भूगोल की पैठ बनाने में सामाजिक अंतर्क्रियाओं के योगदान पर बल दिया था। मैकिंडर महोदय का यदि हम योगदान की बात करें तो इन्होंने मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा राजनीतिक भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा इन्हें मूल रूप में जियोपॉलिटिक्स विचारधारा का जनक भी माना जाता है,
जिसका बाद में बहुत विकास हुआ था जर्मनी में। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदि हम कहें तो इसी जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिटलर की नीति के पीछे का। तो मैकेंडर महोदय ने राजनीतिक भूगोल में जियोपॉलिटिक्स की जो विचारधारा है इसके जनक माने जाते हैं। और इस जियोपॉलिटिक्स का जो विचारधारा है इसका सर्वाधिक विकास भी जर्मनी में हुआ था। यदि हम मैकेंडर महोदय के योगदान की बात करें तो उन्होंने 1904 ईस्वी में एक प्रसिद्ध अपना भौगोलिक लेख लिखा था जिसका नाम था द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। इसे हम हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर के नाम से भी जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान में हार्टलैंड थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था इसका प्रतिपादन मैकेंडर महोदय ने किया था। और इन्होंने इसी हार्टलैंड थ्योरी को अपने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि हु रूल्स द यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइसलैंड, और हु रूल्स द वर्ल्ड आइसलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही हार्टलैंड पर प्रभुत्व बनाता है या प्रभुत्व रखता है, और जो हार्टलैंड पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर अपना प्रभुत्व रखता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाएगा। ये उसकी हार्टलैंड की मैकेंडर महोदय की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा थी जो उन्होंने इस माध्यम से दी थी कि हार्टलैंड थ्योरी क्या है। यदि हम हार्टलैंड शब्द का प्रयोग करें कि उन्होंने हार्टलैंड शब्द मुख्य रूप से कौन से भौगोलिक एरिया के लिए किया था, तो मैकेंडर महोदय ने यूरोप एवं एशिया महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है इस भाग के लिए उन्होंने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। और इस हार्टलैंड को वे बहुत सुरक्षित मानते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि यह हार्टलैंड सागरीय शक्ति से दूर था, यानी कि इनके चारों ओर ये भाग स्थलीय भाग से घिरा हुआ था और समुद्री शक्तियों का इसमें हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि उस समय तक समुद्री शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मानी जाती थी। और मैकेंडर महोदय ने हार्टलैंड को इन्हीं समुद्री शक्ति के प्रभाव से मुक्त होने के कारण ही विश्व का प्रभावशाली स्थान माना था। यदि हम हार्टलैंड के बारे में कहें तो हार्टलैंड के संबंध में मैकेंडर महोदय के जो विचार थे वो विचार उस समय से सदियों आगे थे, ऐसा उस समय के समकालीन विद्वान मानते हैं। और उन्हीं के हार्टलैंड संबंधी जो विचार है उन्होंने आगे आने वाले विश्व की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया, और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध ने इस थ्योरी को काफ़ी प्रभावित किया था। इसके अलावा मैकेंडर महोदय ने राजनीतिक भूगोल पर 1919 में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी। ये किताब उन्होंने 1919 में लिखी थी। इसके अलावा मैकेंडर महोदय ने एक अन्य पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज। ये पुस्तक उन्होंने 1902 ईस्वी में प्रकाशित की थी। अब यदि हम विश्लेषण करें तो कुल मिलाकर के मैकेंडर महोदय का मानव भूगोल की राजनीतिक विज्ञान की शाखा के विकास में और उनकी महत्वपूर्ण थ्योरी विकसित करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, हार्टलैंड थ्योरी, जो कि
राजनीतिक विज्ञान की या राजनीतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है और ये थ्योरी आगे आने वाले विश्व की राजनीति को इसने प्रभावित किया। अब हम ब्रिटेन के दूसरे प्रमुख जो भूगोलवेत्ता थे उनका योगदान देखने की कोशिश करेंगे। P.W. ब्रायन, ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने मानव भूगोल की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मैन्स एडप्टेशन ऑफ नेचर। ये पुस्तक 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से मानव भूगोल के सैद्धांतिक पक्षों की व्याख्या पर विशेष रूप से बल दिया था। इसके अलावा ब्रायन महोदय सांस्कृतिक भूदृश्यों को भी मानव भूगोल की मूल विषय वस्तु मानते थे और उन्होंने कहा भी है कि सांस्कृतिक परिदृश्य मानव क्रियाओं और प्राकृतिक पर्यावरण की ठोस अभिव्यक्ति है। यानी कि वे ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में हमें जितने भी सांस्कृतिक परिदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप दिखाई देते हैं वे केवल मानवीय क्रियाओं का भी परिणाम नहीं है, बल्कि ये मानव के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण का मिला जुला प्रभाव है और इन दोनों के बीच के समन्वय की ठोस अभिव्यक्ति ब्रायन महोदय मानते हैं कल्चरल लैंडस्केप को। इस प्रकार ब्रायन महोदय ने मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया। अब हम ब्रिटेन के मुख्य ज्योग्राफर की बात करेंगे। P.N. रॉक्सबी, जिनका काल 1880 से 1947 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने मानव भूगोल की एक प्रसिद्ध संकल्पना का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है ह्यूमन रीजन्स, यानी कि मानव प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले रॉक्सबी महोदय ने किया था। इन्होंने 1930 में एक प्रसिद्ध भौगोलिक लेख लिखा था जिसका नाम है स्कोप एंड एम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के स्केप और उनके स्कोप तथा उनके उद्देश्य पर इन्होंने 1930 में एक लेख लिखा था और ये प्रसिद्ध पत्रिका में हुआ था प्रकाशित। रॉक्सबी मानव भूगोल में क्षेत्रीय अनुभव, क्रियाशीलता के सिद्धांत तथा अंतर प्रादेशिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानते थे। इसके अलावा उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन में 4 प्रमुख पक्षों पर विशेष रूप से बल दिया था और ये 4 प्रमुख पक्ष कौन कौन से थे? एक था जातीय पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। वे ऐसा मानते थे कि भूगोल के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो इन 4 पक्षों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा यदि हम रॉक्सबी महोदय के एकेडमिक कैरियर की बात करें तो ये लिवरपूल विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे और लंबे समय तक इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया तथा ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के सदस्य भी रहे। रॉक्सबी महोदय मूल रूप से फ्रांसीसी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे या फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से ज़्यादा प्रभावित थे। इसी कारण जो उनकी विचारधारा है वो संभववाद से काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए हम इन्हें संभववादी भूगोलवेता मानते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के एक अन्य भूगोलवेत्ता H.J. फ्लोर, जिनका जीवन काल 1877 से 1968 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे और इन्होंने भूगोल के साथ साथ मानव विज्ञान का भी अध्यापन करवाया था।
फ्लेवर महोदय के अनुसार मानवीय समस्याओं के अध्ययन हेतु उन्होंने 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया था। पहला था स्पेस, दूसरा टाइम और तीसरा टाइप, यानी कि स्थान, काल और प्रकार। जब हम मानवीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो इन स्थान, काल और प्रकार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने विशेष रूप से, यदि हम बात करें फ्लेवर की, तो फ्लेवर भी संभववादी विचारधारा से प्रभावित भूगोलवेता थे और उन्होंने वातावरण में मानवीय क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। यानी कि फ्लेवर महोदय भी फ्रांसीसी विचारधारा से काफ़ी हद तक प्रभावित थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों का, अपने जीवन काल में भूगोल की कई पुस्तकों का प्रकाशन किया था और उन्होंने एक पुस्तकों की श्रृंखला को प्रकाशित किया था और श्रृंखला का नाम था कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। इस श्रृंखला के तहत उन्होंने भूगोल की कई पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें मुख्य पुस्तकें थी वो ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप, दूसरी मुख्य पुस्तक थी द रेस ऑफ मैनकाइंड, तीसरी पुस्तक उनकी थी द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, चौथी उनकी जो मुख्य पुस्तक थी वो मैन एंड एर्थ्स, पांचवी उनकी मुख्य पुस्तक थी प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, छठी जो उनकी मुख्य पुस्तक थी वह थी वर्ल्ड्स एंड इट्स पीपल। इस प्रकार से उन्होंने कॉरिडोर्स ऑफ टाइम श्रृंखला के तहत इन 6 प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन किया था। फ्लेवर महोदय ने अनेक भौगोलिक अनुसंधान किए और उनके बहुत सारे भौगोलिक लेख भी अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिनमें से 2 मुख्य पत्रिकाएं थी। एक थी स्कॉटिश ज्योग्राफिकल मैगजीन और दूसरी थी ज्योग्राफिकल रिव्यू। इन 2 पत्रिकाओं में उनके जो मुख्य रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे उनके नाम है ह्यूमन रीजन्स, ये उनका आलेख 1919 में हुआ था प्रकाशित। दूसरा था द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ये 1932 में प्रकाशित हुआ। ज्योग्राफिकल थॉट्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड, उनका ये तीसरा पेपर 1944 में प्रकाशित हुआ। और इसके अलावा उनका चौथा प्रमुख पेपर 1945 में प्रकाशित हुआ था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप ऑफ स्किन कलर शीर्षक से। इन्होंने अपने शोध पत्र में ह्यूमन रीजन्स में मानव भूगोल के 3 प्रमुख तथ्य बताए थे और ये जो 3 तथ्य थे, पहला था लाइफ, दूसरा न्यू लाइफ और तीसरा गुड लाइफ। लाइफ में उन्होंने मानव के आर्थिक पक्षों को शामिल किया, न्यू लाइफ में उन्होंने समाज और लिंग को शामिल किया और गुड लाइफ में उन्होंने संस्कृति और कला को शामिल किया। इस प्रकार से उन्होंने मानव भूगोल के 3 प्रमुख पक्षों को शामिल करते हुए उन्होंने ह्यूमन रीजन में जो उनका शोध पत्र था उनमें उन्होंने मानव भूगोल की ये 3 प्रमुख तथ्य बताए थे और इन 3 तथ्यों का विशेष रूप से अध्ययन किया था। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता पीटर हेगेट, मात्रात्मक क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जिन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन में नवीन पद्धतियों पर विशेष रूप से बल दिया था। इन्होंने भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया और साथ ही उन्होंने भूगोल में मॉडल निर्माण विधि का प्रयोग किया। इस प्रकार से यदि हम कहें कि जो मात्रात्मक क्रांति थी उस क्रांति के दौरान में पीटर हेगेट ने मानव भूगोल के अंतर्गत नई तकनीकों के तहत अध्ययन किया और नवीन तकनीकों का प्रयोग भी किया इन्होंने।
इन्होंने भूगोल के अध्ययन में गणितीय और सांख्यिकीय पक्षों को शामिल करके मात्रात्मक क्रांतियों के एक नवीन स्वरूप प्रदान किया था। इसके अलावा पीटर हेगेट ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कुछ पुस्तकें उनकी मानव भूगोल से संबंधित भी थी। और ये पुस्तकें जो 1965 में उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और 1972 में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। ये उनकी लिखी गई दो मुख्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के एक अन्य प्रमुख भूगोलवेत्ता एल.डी. स्टैम्प। इनका जीवन काल 1898 से 1967 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और स्टैम्प महोदय ब्रिटेन के प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल ज्योग्राफी के विख्यात प्रोफेसर रहे, और इन्होंने मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा कृषि भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्होंने कृषि भूगोल के मुख्य चैप्टर भूमि उपयोग के अध्ययन पर अधिक बल दिया, और इसके अध्ययन में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है, जो कि कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण आधार बना। स्टैम्प महोदय ने 1920 और 30 के दशक में ब्रिटेन के भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए, और इन मानचित्रों का जो उपयोग है, इनका उपयोग नियोजन सहित फसली क्षेत्र के वृद्धि हेतु किया गया था। इस प्रकार स्टैम्प महोदय ने कृषि भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा ये एप्लाइड ज्योग्राफी के संस्थापक माने जाते हैं, और उन्होंने 1947 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज। 1960 और 70 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति अपने प्रबल स्तर पर थी, और अधिकांश भूगोलवेत्ता भूगोल के अध्ययन में सांख्यिकीय और गणितीय विधियों पर अत्यधिक बल दे रहे थे। उसी दौरान स्टैम्प महोदय ने इसी मात्रात्मक क्रांति का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। यानी कि हम कहें कि जब मात्रात्मक क्रांति अपने चरम सीमा पर थी, उस समय स्टैम्प महोदय मात्रात्मक क्रांति के धुर विरोधी के रूप में उभरे, और उन्होंने इस क्रांति को एक सिविल वार की संज्ञा दी थी। यानी कि एक तरफ ब्रिटेन के कुछ भूगोलवेत्ता मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे, जिसमें पीटर हेगेट प्रमुख थे, और दूसरी तरफ स्टैम्प महोदय इस मात्रात्मक क्रांति के धुर विरोधी के रूप में उभरे थे। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एम.आई. न्यूबिगिन। इन्होंने प्राणी शास्त्र सिद्धांतों का प्रयोग मानव भूगोल में किया, तथा मानव भूगोल को मनुष्य का जीव विज्ञान बताया था। इन्होंने अपने जीवन काल में दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से पहली पुस्तक है द मेडिटेरेनियन लैंड्स, और दूसरी है मैन एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। ये दो मुख्य पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध ज्योग्राफर सी.डी. फोर्ड की हम यदि बात करें, तो सी.डी. फोर्ड ने इन्होंने भी मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और 1934 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस पुस्तक के माध्यम से फोर्ड महोदय ने आदिकालीन मानव समुदायों के जनजीवन और उनके व्यवसायों पर वातावरण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों का अध्ययन उन्होंने अपनी इस पुस्तक हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के तहत किया था। ब्रिटेन के एक अन्य प्रमुख भूगोलवेत्ता थे R.A. डिकिंसन।
R.E. डिकिंसन ने मानव भूगोल की एक प्रमुख उपशाखा है नगरीय भूगोल। इस नगरीय भूगोल के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें हम नगरीय भूगोलवेत्ता की श्रेणी में रखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने 1947 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी नगरों पर, सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने नगर तथा उसके प्रादेशिक संबंधों की विस्तार से विवेचना की थी। इसके अलावा इन्होंने नगरों के अध्ययन पर 2 और मुख्य पुस्तकें लिखी थी, जिसमें 1951 में उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी द वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज़, और 1964 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी सिटी एंड रीजन। ये 2 प्रमुख पुस्तकें उन्होंने नगरों के अध्ययन के दौरान लिखी थी। इसके अलावा डिकिंसन महोदय ने नगरीय भूगोल को कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी दी थी, और उसमें एक महत्वपूर्ण शब्दावली थी कि उन्होंने 1 लाख या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को लार्ज सिटी कहा था। ये लार्ज सिटी शब्दावली 1 लाख या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए डिकिंसन महोदय ने प्रयुक्त किया था। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के एक अन्य प्रसिद्ध नगरीय भूगोलवेत्ता लुई ममफोर्ड की। लुई ममफोर्ड ने नगरों के अध्ययन पर अपना महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया था तथा मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा नगरीय भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकें लिखी थी, जिसमें प्रमुख पुस्तकें हैं द कल्चर ऑफ सिटीज़। ये पुस्तक उन्होंने 1938 में लिखी। 1947 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी सिटी डेवलपमेंट, तथा सिटी इन हिस्ट्री ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1961 ईस्वी में। इसके अलावा ममफोर्ड महोदय ने नगरों के विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी कि किस तरह से नगरों का क्रमिक रूप से विकास होता है और अंततः उनका विनाश होता है। तो लुई ममफोर्ड महोदय ने नगरों के विकास के दौरान उन्होंने विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाएं बताई थी, और ये उन्होंने 6 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी कि किस तरह से नगरों का क्रमिक रूप से विकास होता है फिर उनका विनाश होता है। तो ये क्रमिक रूप से जो नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, ये है इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, पैथोपोलिस और नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस ये नगरों के विनाश की अवस्था है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के एक अन्य प्रसिद्ध नगरीय भूगोलवेत्ता पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस ने भी नगरों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया था, और उन्होंने नगरों के विकास में कैनुर्बेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और ये इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था उनके द्वारा 1915 में लिखित पुस्तक सिटीज़ इन इवोल्यूशन। इस पुस्तक में इन्होंने इस कैनुर्बेशन शब्द का नगरों के विकास के संबंध में सबसे पहले प्रयोग किया था, और ये जो शब्दावली थी, ये शब्दावली इन्होंने ब्रिटेन की विशाल नगरीय समूह के लिए किया था। यानी कि जो नगरों ब्रिटेन के जो विशाल नगरीय समूह थे, उन विशाल नगरीय समूहों के लिए गेडिस महोदय ने कनुर्बेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यदि हम इस शब्द का अर्थ देखें कि कनुर्बेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मूल रूप से सतत रूप से फैला हुआ नगरीय क्षेत्र, यानी कि कौन सा नगर कहाँ समाप्त होता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ये सतत रूप से एक पट्टी के रूप में विकसित जो होते थे नगरीय क्षेत्र, उन नगरीय क्षेत्रों के लिए पैट्रिक गेडिस महोदय ने सबसे पहले कनुर्बेशन शब्द का प्रयोग किया था। अब हम ब्रिटेन के एक अन्य प्रमुख नगरीय भूगोलवेत्ता ए स्मेल्स की बात करते हैं। इन्होंने भी मानव भूगोल की नगरीय भूगोल शाखा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उन्होंने 1953 में नगरीय भूगोल पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ टाउन।
जॉन आई क्लार्क भी ब्रिटेन के प्रसिद्ध मानव भूगोलवेता माने जाते हैं और इन्होंने जनसंख्या भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जनसंख्या भूगोल पर उन्होंने 1965 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये हमने जाना कि किस तरह से ब्रिटेन के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के साथ साथ मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रिटेन के भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनका हम संक्षिप्त रूप में उल्लेख करना चाहेंगे। बुचानन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन। चिसोल्म, इन्होंने पुस्तक लिखी थी हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। और एक अन्य ज्योग्राफर थे ब्रिटिश एजी ऑगले, उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन एसे इन ए रीजनल ज्योग्राफी, ये इन्होंने ग्रंथ या भौगोलिक लेख लिखे थे। इस प्रकार ब्रिटेन के इन विभिन्न भूगोलवेताओं के योगदान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के भूगोलवेताओं ने न केवल मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को व्यापक रूप प्रदान किया, बल्कि इन्होंने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन भूगोलवेताओं के योगदान के फलस्वरूप ही मानव भूगोल की जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का विकास संभव हो पाया। इस प्रकार हमने ये जाना कि किस तरह से ब्रिटेन के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से यदि हम देखें तो नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल की तीसरी प्रमुख शाखा का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।